हेलो एवरीवन। सो ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी सीएपीएफ के लिए, तो वी आर लेफ्ट विद इकोनॉमिक्स, साइंस एंड जो मैथ्स एंड एप्टी और जो भी रीजनिंग वाला पार्ट है वो वाला। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में, बट अभी से रेगुलर हो जाएगा। ठीक है। आज हम ट्राई करेंगे कि इकोनॉमिक्स के जो भी लास्ट 10 years के पेपर्स हैं आज के आज ही खत्म हो जाए। ठीक है। हो सकता है कि 2 पार्ट्स में मैं वीडियो डालूं, ये अगर ज्यादा लंबी हो जाएगी तो 2 पार्ट्स में आ जाएगी ये वीडियो। ओके, चलिए। सो दिस इज CAPF 2023। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, दैट द फोकस ऑफ द सेकेंड 5 year प्लान वाज, जो सेकेंड 5 year प्लान था उसका क्या फोकस था। ठीक है। इफ यू डोंट नो द आंसर तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 5 year प्लान्स कहीं पे भी देखोगे, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। सो यू शुड नो अबाउट ऑल द 5 year प्लान्स। ठीक है। सो पहला उसने बोला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी विद एम्फोसिस ऑन एग्रीकल्चर। मेरे को एक बात बताइए, दैट उस टाइम पे, ठीक है, वो भी सेकेंड 5 year प्लान पे, क्या हम सेल्फ रिलायंट होने की बात करेंगे? आज तक भी हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो पा रहे अच्छे से। ठीक है। अभी भी क्या चल रहा है, सेल्फ रिलायंस की बातें चल रही है कि डिफेंस में हो रहे हैं, वहां पे हो रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल बहुत काम करने को है। आज हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, बट एट दैट टाइम जब सेकेंड 5 year प्लान आया था उस टाइम पे सेल्फ रिलायंस की बात करना कोई मतलब नहीं है। ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका सेल्फ रिलायंस है। ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो आप, वो भी कैसे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। देखिए ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या चीज बोला गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से मतलब क्या करते हैं, जो बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज है उनका, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया था। ठीक है। आंसर वुड बी योर बी पार्ट। ओके। बाकी जो भी आपके जितने भी 5 year प्लान है वो मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, वो आप देख लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंडियन बिजनेस पर्सन है, बाइज शेयर इन अ ब्रिटिश कार कंपनी में, वो अपने शेयर्स खरीदता है। नाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन, देखिए, एक होता है आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होता है आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसके साथ डील करता है, वॉल्यूम के साथ, कि कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है, दैट विल कम दैट विल कम अंडर बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल होता है और एक होता है आपका करंट। ठीक है। देखिए, जो करंट वाला होता है आपका, उसमें क्या होता है, सिंपल आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज हो रही हैं, गुड्स सेल हो रही है, इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट इज नॉर्मली योर करंट जो हो गया। बट कैपिटल में क्या आता है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, या फिर तुम स्टॉक बाय कर रहे हो, शेयर्स है तुम्हारे बाहर की कोई कंपनी में या उनके हमारे कंपनी में। ठीक है। ये क्या होता है, आपकी कैपिटल होता है। तो कैपिटल वैसे भी आपने उसमें पढ़ा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। तो मतलब जो कैपिटल जनरेट करता है लॉन्ग टर्म में। फाइन। चलिए, इसका क्या आंसर होगा फिर, अगर आपने बाय किए हैं शेयर्स, तो ये क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट तो होगा बट बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं होगा। ये कोई वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर से पता चल रहा है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो क्या क्या हो सकता है, पावर कंजप्शन, जी हाँ। आईआईपी जनरल इंडेक्स, ना व्हाट इज आईआईपी, दिस इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, कि ये बताता है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे इंडस्ट्रियल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेक्टर्स है उसका क्या इम्प्रूवमेंट चल रहा है। तो ये इंडेक्स हर मंथ निकाला जाता है। ओके। ये भी बताएगा ना, 10 years का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड है वो भी बताएगा। अब बताइए, सुनिए, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, अब आप पढ़िए इसको, इसमें आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेना है। क्योंकि क्या होता है इकोनॉमिक्स में, बहुत सारी चीजें कोई इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, कोई डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे में क्या करो, ब्रॉड पर्सपेक्टिव को ले सको कि हाँ इससे भी होता है, इंडिकेट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। आंसर वुड बी योर 1, 2 एंड 3। ओके। चलिए, नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट सपोज करो कि एक इंडियन सिटीजन है, मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, मैंने क्या किया, बाहर जाके इन्वेस्टमेंट किया, एंड मेरे को क्या मिलता है, उस पर पॉजिटिव रिटर्न मिलता है। तो ये किसके अंडर आएगा,
हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। देखिए इंडिया की जीडीपी में सिर्फ वही आएगा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है आपकी, जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, दैट इज योर जीडीपी। तो जीडीपी का तो पार्ट ही नहीं आएगा जीडीपी। सो आपका आपका ए और सी तो कैंसिल हो गया। अब नेशनल इनकम क्या होती है? चाहे यहाँ के बंदे काम कर रहे हो आपके, ठीक है, यहाँ पे आके आपके लोग जो है वो काम कर रहे हैं, वो तो होगा ही होगा। बट हमारे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो पैसा तो हमारे इंडिया में ही आ रहा है ना। तो दैट विल इंक्लूड योर नेशनल इनकम। तो वो क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम। सो ये नेशनल इनकम का तो पार्ट होगा, बट जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। सो ये सारे के सारे 5 ईयर प्लान एंड यू शुड नो कौन से 5 ईयर प्लान का क्या हाईलाइट था, लाइक किसकी लीडरशिप पे था? जवाहरलाल नेहरू। आपको टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 51 56 का ब्रेक आया था बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए कितने साल का था। इसको आप हैरोल्ड डोमर मॉडल भी बोलते हो। और इसका जो प्राइमरी फोकस था वो किस पे था? वो आपका था एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ द इकोनॉमी। फाइन। ओके। सो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले किसका फोकस था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नाउ सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या? जवाहरलाल नेहरू ही था। इसको क्या बोलते हैं? पीसी मैलम्बिस मॉडल बोलते हैं। और इसका फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। बाकी आप देख सकते हो 5 5 इयर्स ऐड कर सकते हो, बट कहाँ पे ब्रेक है दैट आई विल ऑल्सो टेल यू। थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान था। इसको गडगिल योजना भी बोलते हैं, बिकॉज इट वो मतलब कि ये क्या किया था आफ्टर द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ, मतलब प्लानिंग कमीशन थे आपके डॉक्टर गडगिल, ये लीडरशिप। टारगेट क्या था कि हमें इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना है। जो भी स्ट्रेस है एग्रीकल्चर पे एंड इम्प्रूवमेंट किया जाएगा प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट का प्रोडक्शन इंप्रूव किया जाएगा। फिर बीच में प्लान हॉलीडेज था। क्या हो गया था कि जो पिछले प्लान है उनका थोड़ा फेलियर हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने सोचा हम क्या करेंगे, एनुअल प्लान्स बनाएंगे। ठीक है, इक्वल प्रायोरिटी देंगे एग्रीकल्चर को, और जो बाकी के सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, उनको भी देंगे। ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। इंदिरा गांधी के टाइम पे आया, 69 74 में आया। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रोथ तो होगी विद स्टेबिलिटी होगी, और हम किसकी तरफ जाएंगे? सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे। ये फोर्थ 5 ईयर प्लान से बोलना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। फिफ्थ आया, इसमें बताया कि गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट लाओ, जस्टिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डिफेंस पे काम करो। ठीक है। अब रोलिंग प्लान का भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया था, तो आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पे आया था। तो आपको क्या रखना है, इसका डेट याद रखिए, 78 1990 के बीच में था। एंड उसके बाद एक 6 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या थे? तीन प्लान्स रोलिंग प्लान के अंदर किए गए थे कि प्रेजेंट बजट ईयर के लिए, ठीक है, जो भी प्रेजेंट ईयर उसके लिए बजट होगा, फॉर द बजट ऑफ प्रेजेंट ईयर दिस प्लान वाज फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए था। ठीक है, 3 4 और 5 पर्सपेक्टिव प्लान थे, फॉर लॉन्ग टर्म्स के लिए भी प्लान थे। ठीक है ना। प्लान के बहुत सारे एडवांटेजेस थे कि ये देख लीजिए आप। 6 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी थी, उसने क्या बोला कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करेंगे, पॉवर्टी को इराडिकेट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल या सेल्फ रिलायंस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज 7 5 ईयर प्लान, राजीव गांधी के अंडर था। ओके, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होगी। एनुअल प्लान्स आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा के 1990 में। फिर 1992 से 1997 पीवी नरसिम्हा राव, ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन पे। नाइन्थ का अटल बिहारी वाजपेयी जी थे आपके, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पे बात किया उन्होंने। ठीक है। 10th का जो है वो भी आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और साथ में मनमोहन सिंह जी। टू डबल पर कैपिटा इनकम, कि हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स में पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की वो 10% सॉरी डबल करनी है। 11th 5 ईयर प्लान भी आपका मनमोहन सिंह था, रंगराजन ने इसको प्रिपेयर किया था, और थीम क्या थी कि हमें रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, जल्दी भी करनी है और इंक्लूसिवली करनी है। और 12th है मनमोहन सिंह, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। तो 11 12 आप देख सकते हो। ओके, समझे? तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नाउ व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं कि वो मनी, या फिर आप बोल सकते हो वो रिजर्व्स, जो एक कंट्री के पास होता है फॉरेन करेंसी में। ठीक है, जैसे हमारे पास डॉलर्स में होगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी में। तो क्यों रखा होता है हमने वो एक पोर्शन?
कल को क्या हो जाए कि हम कोई फाइनेंशियल डेट में आ जाए, ठीक है, या फिर कोई एक्सटर्नल शॉक आ जाए, उसको एक कुशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। हमारी अगर जो करेंसी की वैल्यू है अगर वो डेप्रिसिएट कर जाती है, उसको अप्रिसिएशन करने के लिए, सो सेल और बाय, ठीक है, सेल और बाय होता रहता है आपके फॉरेन एक्सचेंज का। अब आईएमएफ ने क्या किया था, ये चीज बोली थी कि आपके पास क्या होना चाहिए, एडिक्वेसी होनी चाहिए, कि एटलीस्ट आपके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए, फॉर एग्जांपल, कि आप जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं उसके इंपोर्ट कर सके, एटलीस्ट जो तीन, ठीक है। आपको किसके लिए चाहिए, इंपोर्ट के लिए भी तो चाहिए ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो एटलीस्ट इतना हो जाए कि आप अगले 3 मंथ तक, कमिंग 3 मंथ्स तक इंपोर्ट कर पाए। दूसरा, डेट पे कर पाए, कोई भी इंटरनेशनल डेट हो वो भी पे कर पाए, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होता है, ब्रॉड मनी भी इंक्लूड की गई थी, ठीक है, ये जो आपकी मनी मॉनेटरी एग्रीगेट है। सो ये सब चीजें आईएमएफ ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, ठीक है, रिस्क एनालिसिस करने के लिए। फाइन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 एंड 4, ये नहीं आएगा आपका। चलिए, उसने बोला कि अगर ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, मतलब अगर आज मैं 10 रुपए सेव करती हूँ बट मैंने अभी बढ़ा दिया, मैं 15 रुपए सेव कर रही हूँ, तो जो टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी होगी, तो जो इकोनॉमी में सेविंग हो रही है, हमारे पूरे इकोनॉमी में जो पैसा आ रहा है, या तो वो डिक्रीज कर जाएगा या तो वो अनचेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, अगर जो मैं पैसा स्पेंड करती थी, ठीक है, अब मैंने उसको सेव करना स्टार्ट कर दिया, जब मैंने स्पेंड ही नहीं करूंगी, मार्केट में मनी नहीं जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? है ना, तो डिक्रीज होगी या तो अनचेंज होगी। तो अब खुद बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा, देखिए क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इनका मैंने बताया था आपको कि क्राउडिंग आउट मीन्स पैसा जा रहा है बाहर, इन मतलब इन्वेस्टमेंट्स हो रही है या फिर पैसा आ रहा है अंदर मार्केट के अंदर। बट यहाँ पे आएगा थ्रिफ्ट, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यही थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी नहीं, थ्रिफ्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपने पास है, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो। अब व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट कमर्शियल बैंक्स नीड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। कि अगर एक कमर्शियल बैंक है, उसको आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, डिपॉजिट करना पड़ता है, दैट इज योर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। बट व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? ये कमर्शियल बैंक्स को अपने पास पैसा रखना पड़ता है कि आपके पास कम से कम इतना लिक्विड फॉर्म में पैसा होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके। नेक्स्ट इज इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द आरबीआई, तो सप्लाई ऑफ मनी, देखिए सीआरआर अगर आरबीआई कम करता है, इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हो गए उनको पैसा कम देना पड़ेगा, पैसा उनको कम देना पड़ेगा ना, सेंट्रल बैंक को पैसा कम देगा क्योंकि इन्होंने सीआरआर कम कर दिया। इसका मतलब अभी कमर्शियल बैंक को अपना पैसा थोड़ा कम रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास। अगर इनको इसके पास पैसा कम रखना पड़ेगा तो कमर्शियल बैंक के पास मनी जो होगी वो ज्यादा होगी। अगर कमर्शियल बैंक के पास मनी ज्यादा है, तो जो पब्लिक को जब वो लोन वगैरह देंगे वो भी तो ज्यादा देंगे ना, तो इसका मतलब कि जो पब्लिक के पास मनी होगी वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि जो मनी सर्कुलेशन होगा वो आपका बढ़ जाएगा, सो इंक्रीज हो जाएगा आपका। समझ आया? वैसे ही अगर वैसे ही सेम आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाता है बैंकों के द्वारा, इसका मतलब वो क्या करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को कर्व करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों से पैसा कम करना चाहते हैं ताकि इन्फ्लेशन कम रहे। ओके। सो मनी सप्लाई ऐसे ही कंट्रोल की जाती है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज सीएपी ऑफ 2022। फर्स्ट इज बैड बैंक्स, देखिए इट वाज इन न्यूज, बैड बैंक्स बनाए जाएंगे, क्यों बनाए जाएंगे? एसेट को रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो लाइक, आप क्या करते हो ना, बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, मतलब क्या है कि आपने एक बैंक है, बैंक ने लोन तो दिया बट उसको वापस नहीं मिल पाया, ठीक है, अब उसको वापस ही नहीं मिल पा रहा लोन, तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए बैड बैंक्स बनाएंगे जो क्या करेंगे, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके। सो दैट वाज, दिस वाज फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी।
नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? मतलब आपके पास कुछ था, आपने बेच दिया, लैंड था उसको बेच दिया, ठीक है, तो सेल कर दो, तो दैट कम्स अंडर कैपिटल रिसीट। ये किस में आता है? कैपिटल में। डिसइन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपका कैपिटल रिसीट में आता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कोई चीज है। नेक्स्ट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? आपका डेस्टिनेशन बेस्ड है और ये कंजप्शन टैक्स है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। चलिए, उसने ये चीज बोला, अब यहां से देखना कि पहले क्वार्टर में जो फिस्कल ईयर में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई, जीडीपी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुई 23.9, बट वहीं पे सेकेंड क्वार्टर में परसेंट एंड इन द सेकेंड क्वार्टर बाय 7.5%, ठीक है। तो रिकवरी कितनी हुई सोचो, यहाँ पे 23.9, यहाँ पे 7.5, तो कितना वो है, तो ये कौन सी आपकी रिकवरी होती है? दैट इज वी शेप रिकवरी, ठीक है। सो आंसर वुड बी वी शेप। तो ये भी न्यूज में चल रहा था वी शेप रिकवरी के बारे में। चलिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज देखिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं? इनका काम बैंकों की तरह ही होता है, जैसे बैंक्स करते हैं, बट बैंक से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। किस उसमें होते हैं? जैसे कि ये लोन्स तो देंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बोरो भी करेंगे, बट ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं कर सकते, ये टाइम डिपॉजिट्स करते हैं। जो चेक्स वगैरह होते हैं उसको भी क्या कर सकती है? इशू नहीं कर सकती है। सो कुछ कुछ वो रहता है। सो दीज आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आंसर आ जाएगा आपका डी पार्ट। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रजिस्टर्ड की जाती है कंपनी एक्ट के अंदर, लोन्स एडवांसेस देती हैं, ठीक है, बट ये उन एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करेगी, लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल हो गई, या फिर तुम गुड्स एंड परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स का, बट सिक्योरिटीज को छोड़ के। इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ये देखिए, इसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एंड कैन नॉट इशू चेक्स वगैरह, और इसमें जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल नहीं होती डिपॉजिटर्स को। एंड एनबीएफसी जो होती है नॉट सब्जेक्ट टू, इसके ऊपर इतने ज्यादा कड़े रेगुलेशंस नहीं होते। एंड इट इज मैनेज बाय कौन इसको मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आरबीआई करती है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट अफेयर क्यों? बिकॉज इट कम्स अंडर कंपनीज एक्ट ना। एंड एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंक, मॉर्गेज लैंडर्स होते हैं, मनी मार्केट, ये सब देख लीजिए आप, ठीक है। सो लेट्स मूव टू सीएपीएफ 2021। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पहली बात तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? प्रोडक्शन का क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कितना तुम प्रोडक्शन कर सकते हो। सो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ देखिए कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसको दो प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट वन बनाना है, प्रोडक्ट टू बनाना है, बट तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, इतने ही रिसोर्सेज है, ये तुम्हारे पास रिसोर्सेज। अब इन्हीं रिसोर्सेज से तुम्हें प्रोडक्ट वन भी बनाना है, प्रोडक्ट टू भी बनाना है। इवन तुम्हारा टेक्नोलॉजी जो है, आप टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट रखते हो, और जितने भी तुम्हारे रिसोर्सेज है उसको आपको पहले तो सारे के सारे आपको पूरा का पूरा रिसोर्स यूज करना है, बट उसको एफिशिएंटली भी यूज करना है। एफिशिएंटली का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि आपने वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है? अब आपको क्या करना है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 बनाने हैं प्रोडक्ट वन और 5 बनाने हैं प्रोडक्ट टू, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अगर आप इसमें देखते हो, अगर आप ऐसा करते हो, अब आप ये चीज देखोगे कि आपको जरूरत किसकी ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको टू वाले की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, तो आप क्या करोगे? इस वाले का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा दोगे, रिसोर्सेज वही है, प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, तो इसके लिए आपको इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये रिसोर्सेज एफिशिएंटली भी यूज हो जाएंगे, अच्छे से यूज भी हो जाएंगे, और जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। सो आपको क्या करना पड़ता है? ये देखना पड़ता है कि मैं प्रोडक्ट टू कितना मैन्युफैक्चर करूं, प्रोडक्ट टेन टू कितना या वन कितना मैन्युफैक्चर करूं, जिसकी वजह से मेरे रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, और क्या हो जाए कि जिसको जिस चीज की मेरे को ज्यादा जरूरत है वो भी पूरी हो जाए। समझ रहे हो? सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक का प्रोडक्शन बढ़ाने बढ़ाने के लिए हमें दूसरे का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पूरी तरह नहीं, बट थोड़े से जो इसके रिसोर्सेज इसमें यूज होने वाले थे मैं इसमें लगा दूंगी, ठीक है, समझे। सो इफ अ कंपनी, अगर कोई कंपनी है, इज डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, तो अगर वो डिसाइड करती है कि मेरे को कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो वो मतलब ग्राफ पे प्लॉट करती है, रिप्रेजेंट करती है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसको बनाने हैं, ठीक है।
और किसके बेसिस पे होगा कि कितने रिसोर्सेस तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। कंसीडर आपको ये करना है कि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। इफ द डिजायर इज टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन प्रोडक्ट, ठीक है, कि आपको एक प्रोडक्ट दूसरे से थोड़ा ज्यादा बनाना है, तो रिसोर्सेज आप क्या कर लोगे, दूसरे से ले लोगे फिर। ठीक है। अब कौन कौन सी आपकी कंडीशंस होती हैं, फोर assumptions बताई गई हैं कि आपको ये assume करना पड़ेगा that economy is assumed to have only two goods that represent the markets। ठीक है, कि दो गुड्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट का। आपका सप्लाई जो होगा वो फिक्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड और कांस्टेंट, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आपको फुल्ली एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा। फाइन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये देखिए अभी हम, उसने फर्स्ट बोला था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट एज अ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो बिल्कुल वो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है आपका। नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज गिवन द अवेलेबल। मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया कि अगर आपको 10 चीजें चाहिए प्रोडक्ट वन की, P1 की, एंड 5 बन सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट टू 5 बन सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज से, और प्रोडक्ट वन 10 बन सकते हैं। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि नहीं यार मेरे को प्रोडक्ट टू 7 चाहिए और प्रोडक्ट टू मेरे को 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वन को थोड़ा सा कम कर देंगे। हो सकता है हम 10 की जगह अगर हम 9 बनाएंगे तो चल जाएगा काम। अगर आप ऐसा हो सकता है तो आप कॉम्बिनेशंस बिठाओगे कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमारी रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, एफिशिएंटली यूज हो जाए, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जितने हमें चाहिए उतने मिल जाए हमें अच्छे से। ठीक है, सो कॉम्बिनेशंस बिठाते हो, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है उसको आप चूज कर लेते हो। एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड द प्रोडक्शन अटेनेबल अंडर द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। मतलब कोई भी आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आप अटेन करते हो जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले बता दिया कि टेक्नोलॉजी को आपको लिमिटेड रखना है, मतलब कि कांस्टेंट रखना है, और रिसोर्सेज को भी आपको लिमिटेड रखना है, जो आपके पास ऑलरेडी है आपको उन्हीं से बनाना है वो चीज। ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहा है that on the production possibility frontier जो output have one commodity can be increased without changing the output of। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को 5 से 7 चीजें बनानी है तो मैं ये तो इंक्रीज कर रही हूँ बट इसके 10 के 10 ही रहने दे रही हूँ। नहीं, मेरे को इसका थोड़ा सा पोर्शन इसमें डालना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, फिर जाके बैलेंस होगा ये चीज। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। उसने बोला विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ द अनदर। नहीं, दूसरे कमोडिटी की आइटम चेंज होगा ही होगा, उसका आउटपुट चेंज होगा ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। उसने बोला दैट व्हेन द इकोनॉमी धीरे धीरे आपकी चलती है अपने पोटेंशियल से तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। बिल्कुल सही है। आपका स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब जॉब्स एलिमिनेट हो जाती हैं बाय द चेंज इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड और ड्यू टू ऑटोमेशन। मतलब ऑटोमेशन नहीं है तो स्ट्रक्चर में ही है ना, सॉरी ऑटोमेशन है। अब टेक्निक्स आगे, टेक्नोलॉजी आ रहे तो वो रिप्लेस कर रहा है लेबर को, तो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट ही हो रहा है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट ही हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज रिसेशन। रिसेशन क्या होता है आपका, अगर रिसेशन आता है उसकी वजह से साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आता है। क्या आता है आपका, एक दूसरे की वजह से वो अनएम्प्लॉय, फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेशन आया इकोनॉमी में, ओके, तो जो कंपनी है उसको तो कम लेबर चाहिए होगा फिर, ठीक है ना, वो ले ऑफ करना स्टार्ट कर जाएगा रिसेशन में, है ना, ले ऑफ करना स्टार्ट कर जाएगा। बट फिर से जब आपकी बढ़ेगी इकोनॉमी तो उसको फिर से लोग ज्यादा चाहिए होंगे, वो फिर से एम्प्लॉय कर लेगा, फिर से रिसेशन आएगा तो फिर से वो बाहर निकाल देगा लोगों को। तो इससे क्या होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट चलता है आपका। ये भी गलत। अब उसने बोला, सॉरी सही है ये, तो ये नहीं होगा, नॉट करेक्ट पूछा है। सो एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव। ऐसा हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेगेटिव चला जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी? जी नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अराउंड 4 to 5 रहता है आपका। ठीक है, नेगेटिव नहीं जाता। तो यहाँ से वैसे भी आप कर लेते, अगर बाकी भी नहीं पता होता तो आंसर आप कर लेते इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, दैट हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर मैं कोई भी एक गुड है उसका प्राइस बढ़ा दूं, अगर मैं उसका प्राइस बढ़ा दूं, मतलब चेंज इन प्राइस, नॉट डिमांड बढ़ जाए, अगर उसके प्राइस में चेंज आता है तो उसके डिमांड में भी अगर चेंज आ गया, डिमांड इन चेंज भी आ गया, तो इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ाया,
तो उसकी डिमांड बहुत कम चली गई, तो इलास्टिसिटी है कि नहीं है। अब कम इलास्टिसिटी क्या रहती है कि प्राइस बढ़े घटे, वो डिमांड पे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है, वो चाहिए ही चाहिए तुम्हें। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल जो लग्जरी आइटम्स रहती है उनकी इलास्टिसिटी रहती है कि बहुत प्राइस हो जाएगा, हो सकता है उसकी डिमांड चली जाए, कम हो जाए, है ना। समझे? तो ज्यादातर इलास्टिसिटी आपके लग्जरी, जैसे अब फ्लाइट की टिकट्स है, बहुत बढ़ गई आपकी फ्लाइट की टिकट्स, चेंज हुआ प्राइस में, तो क्या उसके डिमांड में चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। लोग थोड़ा डिले कर लेंगे, हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ट्रेन से चले जाएंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट इज हाउ इज द मैग्नीट्यूड। ओके, बाय द डिग्री टू विच द गुड इज अ नेसेसिटी। अब डिग्री होती है कि क्या वो गुड एक नेसेसिटी है या लग्जरी है ना। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसकी डिमांड में भी चेंज हो रहा है, जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें खाना खाना है, वीट है, ठीक है, चावल है, ये सब चीजें, ये बेसिक नेसेसिटी है, दाम बढ़ भी जाएंगे तो भी आप खाओगे ना, उतना ही खाओगे, है ना। नाउ बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, ये भी होता है। ट्रेन का टिकट मैंने वो बताया आपको कि अगर आपके फ्लाइट की टिकट महंगी हो जाए तो आप सब्स्टिट्यूट पे जा सकते हो ना, कि कितने एक्सटेंट तक आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल कॉफी बहुत महंगी होगी तो अगर मेरा चाय से काम चल रहा है तो मैं चाय पी लूंगी, है ना। सो सब्स्टिट्यूट कैसे अवेलेबल है? नेक्स्ट इज बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इनकम बढ़ रही है घट रही है उससे इतना आपका इलास्टिसिटी से वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन द कंज्यूमर्स बजट। हाँ, ये भी चीज होती है कि लाइक अगर मेरा बजट है या मेरा कंज्यूमर का जो बजट है, मेरे बजट में उस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर 1, 2 एंड 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट वो बोल रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी। यार ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मतलब खुद ब खुद ही स्टेबलाइज कर रहा है, वो होता है पर्सनल इनकम टैक्स। क्यों? देखिए इनकम टैक्स क्या करता है, अगर तुम्हारी ज्यादा इनकम है तो तुमसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे लोग होते हैं जो वल्नरेबल हैं, ठीक है, डिप्राइव्ड लोग हैं, टैक्स पे क्या छोड़ो, एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत गरीब है, तो उनसे थोड़े ना टैक्स लेगी अब गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारा जो ये टैक्स जाएगा वो किन के डेवलपमेंट के लिए जाएगा? उनके डेवलपमेंट के लिए जाएगा या फिर नेशन की डेवलपमेंट के लिए जाएगा, जाएगा, है ना। सो इसीलिए दैट्स वाई पर्सनल इनकम टैक्स ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ओके, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो जाता है। उसने बोला दैट ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स लो है, मतलब आपका बर्थ बर्थ भी कम हो रहा है और डेथ भी कम हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका मतलब कोई चीज एक्सपैंड तो नहीं कर रही है ना, एक्सपैंड तो कुछ नहीं कर रहा है, स्टेशनरी होगा। बट स्टेशनरी भी हाई होगा कि लो होगा? लो होगा। क्यों? क्योंकि बर्थ भी बहुत कम है डेथ भी बहुत कम है, तो लो स्टेशनरी होगा। बट हाँ, अगर बर्थ भी ज्यादा है डेथ भी ज्यादा है तो स्टेशनरी तो रहेगा ही रहेगा, बट हाई स्टेशनरी है। चलिए नेक्स्ट वो बोलता है द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी। देखिए रियल जीडीपी क्या होती है, अभी प्रेजेंट जीडीपी, ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया जाता है अभी, एट प्रेजेंट कितना तुम्हारा जीडीपी है दैट इज योर रियल जीडीपी। बट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तुम्हारा जीडीपी इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है अगर उससे ज्यादा हो जाता है या फुल एम्प्लॉयमेंट से तुम्हारा रियल जीडीपी एक्सीड कर गया है ना, जितना मतलब तुम्हारे जीडीपी का पोटेंशियल था उससे ज्यादा तुम्हारा आज के उसमें रियल जीडीपी है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इन्फ्लेशनरी गैप है। क्यों? क्यों इन्फ्लेशनरी? क्योंकि जितना पोटेंशियल था उससे ज्यादा तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे रियल जीडीपी है, तो इसका मतलब हो सकता है इन्फ्लेशन था उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए, उसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है, ये भी तो हो सकता है बिकॉज यू हैवंट एडजस्ट द इन्फ्लेशन, राइट। सो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। वहीं पे अगर तुम्हारा पोटेंशियल इज ए, ठीक है, बट तुम्हारा जो रियल जीडीपी है वो माइनस ए जा रहा है, मतलब ए से कम जा रहा है ना, मतलब तुम्हारा जो पोटेंशियल है उसने क्या कर दिया है, एक्सीड कर दिया है तुम्हारे रियल जीडीपी को, तो वो रिसेशनरी गैप आ जाए क्योंकि कम जा रहे हो ना तुम पोटेंशियल से, सो दैट वुड बी अ रिसेशनरी गैप। समझे?
चलिए नेक्स्ट इज, अच्छा किसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ मनी, क्या होता है? इंटरमीडिएट है, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड यूनिट होता है फॉर कोटिंग प्राइसेस, बिल्कुल सही है। मस्ट बी इजिली डिविजिबल, ओके। हैव हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव, ऐसा हो सकता है कि तुम 100 रुपए का नोट लेके जा रहे हो एक बंदे के पास, वो तुम्हें एज अ 100 रुपए उसको ट्रीट कर रहा है और दूसरे केसेस में उसको 200 रुपए ट्रीट कर रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ऑल्टरनेट यूजेस में उसका हायर वैल्यू तो ना होगा। सो आपका 4 अगर कैंसिल होता है, यू विल बी लेफ्ट विद 1 2 and 3, 1 2 3 आंसर आ जाएगा क्योंकि 1 2 है। अब ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए बताया है कि दैट द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीवीए वो बड़ा है, सर्विस सेक्टर में बड़ा है। तो किस वजह से ज्यादा है? तो सर्विसेज में पहले देखो, ये सारी की सारी सर्विसेज है। किस में आया था? आपका जो रियल एस्टेट हो, जो प्रोफेशनल सर्विसेज है, उसमें ज्यादा था। ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेसिस पे आपकी इकोनॉमी डिवाइडेड है। किस किस के बेसिस पे? दैट इज योर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना, कैसी आपको कंडीशंस दी जा रही है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर उस पे है। प्राइवेट पब्लिक क्या होता है? ओनरशिप के बेसिस पे रहता है आपका। ठीक है। सीजनल एंड डिसगाइज्ड क्या होता है ये? अब ये आपका ड्यूरेशन पे आ जाएगा, लाइक सीजनल है, डिसगाइज्ड है, किस वजह से है ना, कॉस्ट क्या है उसका। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स ये तो पता ही है आपको, टर्शरी। ठीक है। सो डन। चलिए सीएपीएफ 2020 पे चलते हैं। उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। आप अभी का अगर आप वो देखोगे, बजट देखोगे 2024 2025 का, उसमें भी आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है आपका, वो सबसे ज्यादा, दैट इज अराउंड 13%, प्लस आपका जो इनकम टैक्स है वो भी मेजर पोर्शन कवर करता है, उसका भी 13% है। ठीक है। बाकी आपका जीएसटी इज 11%। ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात कर रही हूँ। चलिए, now what is meant by MSMEs, micro small and, this is easy question ना। अब ये जो था सीए बेस्ड क्वेश्चन था, सो इसका आंसर was स्वीडन। नेक्स्ट इज नेचुरल पॉपुलेशन चेंज। अच्छा एक बात बताइए, पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करोगे। सो सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम बर्थ रेट, तो बर्थ रेट से हम डेथ रेट को माइनस कर देंगे, दैट वुड बी द आंसर। चलिए, अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था, जब मैं सॉल्व कर रही थी इसको, तो मैंने कैसे किया मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। उस टाइम पे लाइक सर्वे आया था, अब हो सकता है आप नहीं पढ़ के जाते हो सर्वे, क्या करेंगे अभी हम देखिए। उसने बोला दैट कंस्ट्रक्शन सेक्टर गेव एम्प्लॉयड टू नियरली, जब नियरली वर्ड आता है इसके, ये पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है कि ऑलमोस्ट नियरली इतने जो है अर्बन मेल वर्कफोर्स इन इंडिया। ठीक है। नियरली 1/4 इसमें भी नियरली है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। अर्बन फीमेल जो वर्कर्स है वो वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चलो हो सकता है। अब उसने बोला है दैट 1/4 ऑफ रूरल फीमेल वर्कर्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। खुद बताइए, रूरल एरिया से एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे 1/4 होगा रूरल फीमेल का? और इसमें नियरली दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। सो मैं कैसे करती इसको, मैं ये कैंसिल करती, आंसर वुड बी 1 and 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, उसने बोला 2011 का जो सेंसस था, इनमें से कौन सा है जो कि कैटेगरी में नहीं आता? देखिए कल्टिवेटर्स आएंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं आते। ठीक है। डोमेस्टिक जो है वो नहीं आएगा, सो आंसर वुड बी योर बी। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, उसने बोला है इनमें से कौन से हैं जिन्होंने एसेट क्वालिटी को डिटेरियोरेट किया है। कमर्शियल बैंक की जो एसेट क्वालिटी उसको डिटेरियोरेट किया, कैसे किया है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब लोन ले लिया बट चुकाया नहीं उन्होंने। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। और देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए क्वालिफाई अगर आपको होना है ना, तो जो बैंक के केस में क्या होता है कि अगर आप रीपे नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल आज आपका ड्यूरेशन था कि आपको इतने टाइम में लोन पे करना ही है। ठीक है। बट आपने जैसे मान लिया 12 को आपको लोन पे करना था, लास्ट डेट था, आपने नहीं किया, तो 12 से लेके जो भी 90 डेज तक होगा, अगर आपने 90 डेज तक नहीं, विद इन 90 डेज अगर आपने नहीं किया है पे, तो उसको क्या बोला जाएगा, किसके अंडर आ जाएगा? वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये बैंक के केस में है। बट वहीं पे अगर हम एनबीएफसीज की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, उसमें कितना होता है? 180 डेज का ड्यूरेशन होता है। ठीक है। चलिए, अब उसने बोला है किसमें है। अब मेरे को ये बताइए कौन ऐसा हो सकता है जो लोन लेगा और उसको वापस करने में प्रॉब्लम होगा? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ही इन्वेस्टमेंट लगता है ना। और इनमें जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म रहता है, इसी वजह से वो
वापस नहीं कर पाते। दूसरा एग्रीकल्चर, आपको लगता है एग्रीकल्चर वालों का होगा? नहीं, एग्रीकल्चर, इवन ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी वाले क्यों लेंगे? सो आईटी वालों का नहीं है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होगा? 4 तो नहीं होना चाहिए आपका, यूल बी लेफ्ट विद इधर 1 और 2, या 1 and 2 और 2 and 3, है ना? सो आंसर मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा आपका? 2 and 3। चलिए, उसने बोला है इनमें से कौन सा जो फूड इन्फ्लेशन के एस्टिमेट के लिए हेल्पफुल होता है, क्या होता है? टबैको का फूड इन्फ्लेशन के लिए? ऑब्वियसली नॉट। सो 3 3 3 कैंसिल, 1 2 and 4 वुड बी द आंसर। इजी। अब उसने बोला जो फर्स्ट फेज हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का 60 और 72 में, तो कहाँ पे पहले वो किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑब्वियसली पंजाब हरियाणा ही होगा इसका आंसर। सो आंसर वुड बी 3 and 4। चलिए, नेक्स्ट इज, इसको कैसे करते हैं आप? प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी वाला क्या करते हैं इसमें? उसने बोला डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी क्या हो सकता है कि हाईएस्ट हार्मोनियस एंड डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल कैपेसिटी का, सही है। सी का 2 है तो यूल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस, ए एंड डी। चलिए, उसने बोला एलिटिस्ट, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि कुछ लोग हैं और वो राज कर रहे हैं तुम्हारा। तो एलिटिस्ट है तो मतलब पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज्ड बाय अ प्रिविलेज्ड फ्यू, है ना? तो ये तो टर्म से ही पता चल रहा है। सो डी का 1 होगा, सो आंसर वुड बी ए पार्ट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा मिनी रत्न है। सो आपको पता होना चाहिए नवरत्न कौन सी है, नवरत्न वाला मिनी रत्न कौन सा है। तो इनमें से अगर आप खुद भी देखोगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, स्टील, हिंदुस्तान, इंडियन ऑयल, ये नेशनल लेवल पे मतलब कितने इंपॉर्टेंट है आपके नौ, ये 9 रत्न है आपका। ठीक है। सो मिनी रत्न फिर कौन सा बचा? ऑब्वियसली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो यूएनडीपी यूज करता है। ठीक है, एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर कौन सा यूज करता है? देखिए, ये मैंने आपको इंडेक्स वाला एक पीडीएफ भेजा, उसमें सारे के सारे इंडेक्स हैं। सो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। नेक्स्ट इज इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। कौन है इनविजिबल हैंड? खुद देखिए इसमें, एक यही है जो ऑड वन आउट है। मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म और इकोनॉमी से सिर्फ यही रिलेटेड है कि नहीं है? जुडिशरी वगैरह क्यों डालेगा उसमें? सो आंसर वुड बी बी पार्ट, अगर आप करना चाहते थे तो। नेक्स्ट इज जो आपका सीएसीपी जो है वो फिक्स करता है लेवल्स फॉर वीट वगैरह, राइस के लिए। क्या होता है ये? दैट इज एमएसपी करता है कि नहीं करता? क्या होता है वो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट करने के लिए ना। सो दैट इज सपोर्ट प्राइस। इजी। अब वो बोलता है मोबाइल फोन ऑपरेटर्स are मार्केट में, वो एग्जाम्पल किसका है? देखिए, मोबाइल ऑपरेटर्स हैं बट वो कुछ ही ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, कुछ ही ऑपरेटर्स हैं और उन्हीं की मोनोपोली चल रही है। अगर कुछ की मोनोपोली चल रही है दैट इज नोन एज ओलिगोपोली, है ना? ओलिगैर्की पढ़ते हो, कुछ लोगों का राज होता है, तो वैसे ही कुछ लोगों की मोनोपोली दैट इज ओलिगोपोली। तो वही आएगा मोबाइल फोन ऑपरेटर्स। मोनोपोली है कि सिर्फ एक ही है? एक ही है जो वो चीज पे मतलब उसका कंट्रोल है, लाइक रेलवे वगैरह आ गया आपका, है ना? मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे बायर्स, सेलर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। बट जो सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सिमिलर है, मैं सेम की बात नहीं कर रही हूँ, सिमिलर है और डिफरेंशिएटेड है। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये भी साबुन बेच रहा है, सोप बेच रहा है, और ये भी सोप बेच रहा है। ठीक है, सोप या मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसने डव बना दिया, उसने कोई और बना दिया, डेटॉल बना दिया, कुछ भी बना दिया। सो सिमिलर प्रोडक्ट्स है, सोप है, बट डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग है। नेक्स्ट इज परफेक्ट। परफेक्ट में क्या रहता है कि आपके जितने भी बहुत सारे बायर्स हैं, सेलर्स हैं आपके, ठीक है, और जो सेलर्स हैं वो सेम प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं आपका। ठीक है, डन। सो नाउ विल मूव टू 2019।